आज हम जो शुरू करेंगे चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, बच्चा उसमें से आता बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर तुमने मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ लिया ना ध्यान से, तो मैं कहूंगी 3 से 4 क्वेश्चन तो तुम लगा ही दोगे। मेटल एंड नॉन मेटल तो तुम फेमिलियर हो, तुमने 10th में भी पढ़ा है बहुत कुछ। आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास में कुछ तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगी जिससे तुम ऑलरेडी फेमिलियर होगे, कि तुम्हें वो आता होगा, तुम कहोगे मैम ये तो हमें आता है, ये हमें आता है। सो आज का लेक्चर बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, फुल अटेंशन के साथ देखेंगे, बातें नहीं करेंगे, बिकॉज हमें क्या अचीव करना है, अच्छे मार्क्स NSCJS क्लियर करना है ना। NSCJS क्लियर करना हमारा टारगेट रहेगा। तो शुरू करें मेटल एंड नॉन मेटल। चलो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की। जरा मुझे तुम ही बता दो कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल में? 118 एलिमेंट। तो मैं लिख सकती हूं कि टोटल 118 एलिमेंट्स आर नोन। मतलब अगर मेरे पास, मुझे ये बताओ, 118 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो उन 118 एलिमेंट में चैप्टर का नाम क्या? मेटल एंड नॉन मेटल। कुछ एलिमेंट मेटल होंगी, कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो क्या होंगे? नॉन मेटल। और कुछ एलिमेंट कैसे होंगे? मेटलॉइड्स होंगे। मतलब कहूं कि जो सारे के सारे एलिमेंट है हमारे पास, वो कितने तरह के? कुछ मेरे पास मेटल्स है, कुछ मेरे पास क्या है? नॉन मेटल्स है, एंड कुछ क्या है मेरे पास? मेटलॉइड्स प्रेजेंट होंगे। अब क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि टोटल मेरे पास कितनी नॉन मेटल है? टोटल मेरे पास कितनी नॉन मेटल है? 74 नॉन मेटल। हाँ जी, टोटल मेरे पास कितनी नॉन मेटल है? हाँ जी, अरे ये तो पढ़ लिया, हमने। तो देखो टोटल मेरे पास बच्चा 22 नॉन मेटल्स होती हैं। कितनी? अब चलो तुम मुझे जरा बताना, ये चैप्टर मैं डिस्कस करके पढ़ूंगी, मैं पढ़ाऊंगी ऐसे ही, तुमसे पूछूंगी, फिर मैं लिख दूंगी। 22 नॉन मेटल्स में से मेरे पास क्या सारी नॉन मेटल सॉलिड है? नहीं, कुछ सॉलिड, कुछ लिक्विड, कुछ गैस, राइट। ये हमें पता है कि कुछ सॉलिड, कुछ लिक्विड और कुछ गैस। अब जरा तुम मुझे ये बताओ कि लिक्विड कौन कौन सी नॉन मेटल होती हैं? मतलब मैं लिख दूं कि यहाँ पर एक नॉन मेटल ऐसी है ब्रोमीन, जो क्या है बेटा? लिक्विड होती है ना। अच्छा ये हमने बता दिया। गैसेस कितनी है? 6। बस 6। 18। हाँ जी, कोई और नंबर आएगा? 15। हमारे पास 11 नॉन मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? गैस की फॉर्म में। चेक। और बचे हुए क्या है हमारे पास? सॉलिड है। क्या ये बात समझ आएगी? याद रहेगी? हाँ याद रहेगी, रखना पड़ेगा। अब देखो, जो मेटल है, मेटल भी सॉलिड हो सकती है, लिक्विड। हमारे पास कोई ऐसी मेटल है जो लिक्विड है? मर्क्यूरी। मतलब मोस्टली जो मेटल्स होते हैं, मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं बेटा? सॉलिड। पर मैं कहूं कि जो मेरे पास एक्सेप्शन में मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। मैंने बात की रूम टेम्परेचर की, हमेशा याद रखना। कोई भी मेटल बताओगे, कोई भी नॉन मेटल का एक्सेप्शन बताओगे, कहां पर बताओगे आप? रूम टेम्परेचर की बातें करोगे। क्या इतनी बात समझ आई? क्या ये याद रहेगा? अच्छा अगर ये याद रहेगा, जरा तुम मुझे खुद ही बता दो कि 11 नॉन मेटल जो गैसेस है कौन कौन सी? वो तो नोबल गैसेस हो गई। और बताओ। हाइड्रोजन, कार्बन नॉन मेटल, और वो भी गैस। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। देखो लिख लो, हाइड्रोजन गैस है। और बताओ, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और बताओ,
फ्लोरीन है, बातें क्यों यहां बताओ। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, देन नोबल गैसेस आती हैं सबको, शुरू हो जाओ। हीलियम से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, सिनॉन, रेडॉन। कितनी हो गई? हो गई 11? हो गई ना 11? ये कौन सी है? ये गैसेस होती हैं, याद रहेगा। कोई पूछेगा तो कौन कौन सी 11 बता देंगे कि हमारे पास ये वो 11 नॉन मेटल हैं जो क्या होती हैं, 11 नॉन मेटल इन गैसियस स्टेट। बहुत इजी है याद रखना। ये सारा ग्रुप तो ग्रुप 18 है नॉन मेटल वाला, सॉरी नॉन मेटल का ये ग्रुप तो हमारा वो है नोबल गैसेस, है ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन। और ये तो हमें याद होती है। पहली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बारे में तो हम जानते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन है। समझ गए इतनी बात? हाँ जी, बहुत इजी। चले आगे बढ़ जाएं। चलो शुरू हो जाते हैं पढ़ना पोजीशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। अब जरा तुम यहां देखो और मुझे बता दो, क्या पीरियोडिक टेबल पता है क्या होती है? एक टेबल जिसमें एलिमेंट हमने अरेंज किए हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, राइट। उसी टेबल को क्या नाम दे दिया गया है? पीरियोडिक टेबल, राइट। ये पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात कर रही हूं, जिसमें एलिमेंट जो है बेटा वो अरेंज्ड है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। लिख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। चेक। अब इस पीरियोडिक टेबल की जब मैं बात करूंगी तो क्वेश्चन आता है कि मेटल कहाँ है, नॉन मेटल कहाँ है, और एक जो होते हैं हमारे पास होते हैं मेटलॉइड, है ना। तुमने जब पीरियोडिक टेबल देखी होगी कुछ ऐसी होती है कि यहां पर हमारे पास इस पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 18। क्या ये बात पता है हमें? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखी थी पीरियोडिक टेबल जब वहां कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी। देखो हमारे पास यहां पर कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल 118 एलिमेंट, है ना। उन 118 एलिमेंट को अरेंज कैसे किया गया है? इस पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक। चेक। अब इस पूरी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। कितने? 18 ग्रुप्स। देखो जरा, अगर मैं बात करती हूं ये क्या है? ग्रुप 1। ग्रुप क्या है? वर्टिकल कॉलम्स की बात कर रही हूं। ग्रुप क्या है? वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। अब ये ग्रुप 1, ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप है हमारा 2। इस ग्रुप 1 में जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, है ना। यही होते हैं, ये पता है। ग्रुप 2 के एलिमेंट बताना। बेरिलियम, बिल्कुल सही। मैग्नीशियम कहाँ गया? मैग्नीशियम भी तो आएगा ना सोडियम के बाद, 12 एटॉमिक नंबर वाला। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना। रेडियम, रेडॉन तो नोबल गैस थी बेटा, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। अब देखो ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2, याद रखना ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2 होती है हमारी क्या? मेटल्स। क्या होती है बेटा? मेटल्स, याद रहेगा। अब ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अगर मेटल है तो पूरी पीरियोडिक टेबल अब मैं लिखवाऊंगी जब, तो ये कहां प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है ना पीरियोडिक टेबल में। तो मैं कहूं जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में मेटल्स है वो कहां प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लिख सकते हैं कि मेटल कहां प्रेजेंट है? मेटल आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द
पीरियोडिक टेबल। क्या ये बात याद रहेगी? अब तुमने जरा सुना होगा एक एलिमेंट कार्बन, नाइट्रोजन भी सुन लिया अभी हमने। ये सब क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल तो नॉन मेटल तो पीरियोडिक टेबल में भी तो अरेंज किया होगा इनको। तो जो पीरियोडिक टेबल में इन नॉन मेटल को अरेंज किया गया है वो कहाँ अरेंज किया गया है? राइट साइड में। अब राइट साइड में ग्रुप नंबर 13 to 18 याद रहेगा। कौन से ग्रुप नंबर में? लिख लो यहाँ पे कि नॉन मेटल जो है वो कहां पर है? ग्रुप 13 to 18। अब जरा यहां देखो जरा, अगर मैं बनाऊं ये ग्रुप्स, तो अगर मैं यहां पर ये ग्रुप 13 डिजाइन करूं, ग्रुप 13 में कौन कौन आता है? ग्रुप 13 में कौन कौन आता है? थोड़े से एक्टिव बन जाओ। देखो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गीलियम, इंडियम, हीलियम। याद रहेगा कौन कौन से एलिमेंट? बोरोन, एल्यूमिनियम, गीलियम, इंडियम एंड थीलियम। अब अगला ग्रुप कौन सा है बेटा? 14 वाला, जिसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली बोला जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड होता है। ठीक है। अगला ग्रुप कौन सा होता है? ग्रुप 15। ये जो ग्रुप 15 होता है इसमें कौन कौन होता है? फैमिली होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की फैमिली बोला जाता है। नाइट्रोजन, इसके नीचे क्या? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। चेक। नाइट्रोजन की फैमिली है, ये कार्बन की फैमिली है, ये बोरोन की फैमिली है, जैसे हमारी फैमिली। उसी तरह बोरोन के सारे एलिमेंट, बोरोन की फैमिली में सारे एलिमेंट बोरोन फैमिली के, कार्बन की फैमिली के, नाइट्रोजन की फैमिली के। अगली कौन सी फैमिली आती है? ऑक्सीजन की फैमिली। तो अगली जो है हमारी क्या है बेटा? ऑक्सीजन। कौन सा ग्रुप आ गया? 16। ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। चेक। अगली लास्ट, अगला कौन सा रह गया? हेलोजन वाला 17। 17 रह गया फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। चेक। एंड द लास्ट वन इज ग्रुप नंबर 18 होता है। ग्रुप नंबर 18 होता है। ग्रुप नंबर 18 इज आवर नोबल गैसेस। ग्रुप नंबर 18 इज आवर नोबल गैसेस। बनाना जरा, बताओ शुरुआत किससे करूं? अभी बताया था। इसके ऊपर लिख लेना जरा सा कि हीलियम जो होती है वो जो हमारा होता है पीरियड नंबर 1 होता है ना। देखो यहां पर हीलियम लिखना। हीलियम यहां पे क्या? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन। ये पीरियोडिक टेबल है। बीच में जो रह गया वो रह गया हमारा ग्रुप 3 से 12। और ये क्या है हमारे? ट्रांजिशन मेटल। याद रहेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा ये बताओ कि नॉन मेटल कहां है? यहां पर। और किस साइड है? राइट साइड। लेफ्ट साइड क्या है? मेटल्स। बहुत इजी है। ये सिर्फ इतना याद रखना है, यहां पे लेफ्ट साइड मेटल, सॉरी लेफ्ट साइड हमारी मेटल्स है, राइट साइड नॉन मेटल है। अब एक और चीज है, वो क्या है? मेटलॉइड्स। सुना है मेटलॉइड्स के बारे में? तो मेटलॉइड्स कौन से एलिमेंट होते हैं बताना जरा। मेटलॉइड्स की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो मेटलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं which show the property of both metal and non-metal। ये हमें पता है। metals and non-metals। ठीक। अब तुम मुझे बताओगे कि यहां पर हमारे पास कौन कौन से मेटलॉइड है। इसमें देखो मेटलॉइड भी है हमारे।
सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। याद रहेगा? यहां देखो आर्सेनिक और एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। क्या ये बात याद रहेगी? ये सारे एलिमेंट क्या है मैंने जो ग्रीन से हाईलाइट कर दिए? मेटलॉइड्स। चेक। बेसिकली बोला जाता है कि जो मेटलॉइड है देयर इज अ जिगजैग लाइन। देखो यहां से अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करूं जिगजैग आएगी। ये जिगजैग लाइन जो होती है वो क्या करती है? इन मेटलॉइड को डिफरेंशिएट कर देती है फ्रॉम द नॉन मेटल्स। क्लियर है? तो ये एलिमेंट क्या होंगे? आपके मेटलॉइड्स कहलाएंगे। क्या इतनी बात समझ आई कि हमारा पोजीशन समझ आ गया कि पूरी हमारी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटल कहाँ है, नॉन मेटल कहाँ है, मेटलॉइड्स कहाँ है? क्या इतनी बात में कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है? आगे बढ़ जाए। उतार लो इसको, ऐसे बना लो, जिगजैग को ना अच्छे से दिखा दो ताकि तुम्हें याद रहे। ये लो, अलग से दिख रही है जिगजैग? हो गया? इसको बोला जाता है बेटा, इन एलिमेंट्स को नोबल गैसेस। इनको बोलते हैं, मैं जब बात करूंगी नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है। मैं इसी चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूं क्योंकि आप आगे इनकी बात की जाएगी। इनको बोला जाता है स्पेशली हेलोजेंस। इनको बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोला जाता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एंड इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। ठीक। इसको बोरोन फैमिली, इसको कार्बन फैमिली, इसको नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, इनको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली को, नाइट्रोजन फैमिली को पिनिकोजेंस भी बोलते हैं। ठीक। क्लियर है इतनी बातें? बढ़ जाए आगे क्या? हाँ जी, इंटरेस्टिंग है ना चैप्टर? तुम थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ना और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। हाँ जी, करे हटा दूं? चलो शुरुआत करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल से। मेटल्स कौन कौन सी थी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की? ये बात हमने पढ़ ली अभी कि मेटल बिलोंग करती है हमारे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में। तो देखो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की ये एलिमेंट क्या है? आपके मेटल्स हैं, है ना? जरा ध्यान से देखो, यहाँ नोट्स तो मैं प्रोवाइड करूंगी, उससे लिख लेना। देखो एक बार अभी जो चीज कॉमन है, देखो ग्रुप 1 में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। ठीक है? अब देखो यहां पर था क्या? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे क्या होती है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, ये बताना है क्या होती है। कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं लिखनी सीखी हमने तो, है ना? देखो अच्छा शुरू करते हैं लिथियम से। एटॉमिक नंबर कितना होता है तो बताए? एटॉमिक नंबर 3। चलो इतना हमें आता है कि एटॉमिक नंबर होता है 3। चेक। यहां देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1, है ना? यही होती है। सोडियम की अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर बच्चे कितना होता है? 11। कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। सीखी है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में? हाँ बस पढ़ा नहीं है ना? पोटेशियम एटॉमिक नंबर कितना? 19, तो होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। अब ध्यान से यहां देखना मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रही हूं। जब ग्रुप 1 की बात कर रहे हो आप
तो सबसे जो बाहर वाली शेल होती है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। चेक, मैंने एक वर्ड बोला, क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। सबसे बाहर वाली शेल को बोला जाता है वैलेंस शेल। और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल में उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या ये वर्ड याद रहेगा? एक वर्ड मैंने बोला आपको, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल बोले तो जो सबसे बाहर वाली शेल है, मतलब आउटर मोस्ट शेल लिख दो, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। अब जरा ध्यान से देखना, लिथियम के केस में वैलेंस शेल क्या है बताओ? 2s। सोडियम के केस में 3s, पोटेशियम के केस में 4s, फिर आगे जब मैं रुबिडियम लिखूंगी तो 5s, सीजियम लिखूंगी तो 6s। ये होती जाएगी ना वैलेंस शेल। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है उनकी वैलेंस शेल, क्या मैं ऐसा ना लिख दूं? वैलेंस शेल बोले तो यहां पर NS होगा फॉर ग्रुप 1, ग्रुप 1 NS, N कैन बी 2, 3, 4, 5, 6, है ना? अब इस वैलेंस शेल में बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1। मतलब ग्रुप 1 की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 1, है ना? तो अगर मैं कहूं इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? बता दो अब। NS1 एक ही तो आता है। आउटर शेल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही बन जाएगी, एक ही तो है बाहर वाली शेल में। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की, देखो ग्रुप 2 में है आपकी बेरिलियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर जल्दी, 2 किसने बोला? कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, है ना? 1s2 2s2। नीचे होता है इसके मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 12, तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, है ना? यही होता है। उसके नीचे क्या लाई करते हैं बताना? कैल्शियम, एटॉमिक नंबर कितना? 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब तुम मुझे जरा ये खुद से बताना कि ग्रुप नंबर 2 में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं, सबको 2 दिख रहे हैं। मतलब इस वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम से नीचे जब स्ट्रोंशियम आएगा तो वैलेंस शेल क्या बन जाएगी? 5s, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद जब ये बेरियम आएगा तो वैलेंस शेल क्या बन जाएगी बच्चे? 6s, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। क्या इतनी बात समझ आई? तो मतलब मैं जब इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो क्या हो जाएगी बताना? बताओ। NS2। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात क्लियर है? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 और 2, NS1 और NS2 कैसे लिखी मैंने? क्लियर है? अब तुम मुझे एक चीज खुद बता दो फिर, अगर ये क्लियर है तो। जो ये N का वैल्यू है बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शेल, पीरियड नंबर। देखो देखो जरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां गया? 2 में, 2s में। तो N की वैल्यू 2 हो गई, यहां पर N की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 2। अब लिथियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का। पहले पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम होती है, सेकेंड लिथियम यहां से शुरू होता है। तो लिथियम अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो उसकी वैलेंस शेल में N बराबर 2। अगला सोडियम की वैलेंस शेल कौन सी? 3s, मतलब N बराबर 3। पोटेशियम में वैलेंस शेल क्या? 4s, मतलब N बराबर 4। तो तुम्हारा ये 2 3 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? पीरियड नंबर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पीरियड नंबर। और तुमने पढ़ा होगा क्वांटम नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि वो जो N की वैल्यू होती है ना आपकी, वो रिप्रेजेंट करती है आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या रिप्रेजेंट करती है? याद रहेगा?
अब से याद रहेगा ना कि n की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करती है। n की वैल्यू अगर मैं पूछूं पीरियोडिक टेबल में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। बात याद रहेगी कि n की वैल्यू यहां पर क्या है, आपका पीरियड का नंबर है। कि मैं अगर आपसे यहां देख के पूछूं कि इसको भूल जाऊं, मुझे बता दो कि पोटेशियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो क्या बताओगे, फोर्थ पीरियड का। 4s में गया ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब n की वैल्यू क्या है, ये 4, तो फोर्थ पीरियड का। अगर मैं पूछूं कैल्शियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो बताओ फोर्थ पीरियड का। अगर मैं पूछूं मैग्नीशियम की, थर्ड पीरियड, बेरिलियम सेकंड, है ना। एक चीज आ गई तो दूसरी चीज मैंने देख ली। क्लियर हो गई थी बातें, चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो, तो ये चीज तो मुझे थोड़ी थोड़ी आती है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो थोड़ा न्यू था। अब बताओ चलो कि मेटल्स क्या सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, जनरली सॉलिड होती है। मतलब मैं लिख सकती हूं कि जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, है ना। अब मुझे एक्सेप्शन बता दो, मर्क्यूरी। एक्सेप्शन में क्या लिखूं, ये सबको पता है कि मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या ये बात हमें पता है, वी आर फेमिलियर विद दिस। अगला देखना, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबिलिटी क्या होती है कि अगर आप मेटल को हैमर से स्ट्राइक करते हो तो मेटल की शीट्स बन सकती है। मतलब मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट दे कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू शीट्स इज नोन एज मेलिएबिलिटी। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, 8वीं क्लास की पढ़ के आए हैं। तो मुझे बताओ कौन सी मेटल, अगर मैं लिखूं एग्जाम्पल के केस में, तो तुम मुझे बस एग्जाम्पल बता दो, मैं कौन कौन सी मेटल को लिख सकती हूँ मेलिएबल। एल्यूमिनियम की शीट्स होती है, सिल्वर फॉइल होती है ना, सिल्वर फॉइल होती है, कॉपर, गोल्ड। मतलब मैं लिख दूं कि गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मेलिएबल मेटल। एंड कौन सी और लिख सकती हूँ बताना, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर ऑल्सो मेलिएबल। क्या ये बात समझ आई, ये तो हमें पता है ना मेलिएबिलिटी, ठीक है। अब ये तो मेलिएबिलिटी हो गई। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है मुझे बताना, डक्टिलिटी क्या होती है कि मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब कौन से एग्जांपल दोगे, घर में जो सारी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं किसकी बनी होती है, कॉपर की, उन्हीं से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो मतलब मेटल से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं। तो हमारा कह सकते हैं कि कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं। एंड लास्ट नेक्स्ट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, ये पता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं लिखूं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एक नाम दिया जाता है ना इस प्रॉपर्टी का, बताओ बताओ, सुनाई देना चाहिए। अरे तुमने पढ़ लिया ही तो। हाँ जी, थर्मल कंडक्टिविटी नाम का एक वर्ड सुना है, थर्मल कंडक्टर्स। मतलब अगर मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब उनकी क्या प्रॉपर्टी है, थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी। एग्जाम्पल बताना, सिल्वर, सिल्वर मेटल, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल्स होंगी। सोडियम पोटेशियम, हीट,
और लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। अगर एक्सेप्शन होते हैं वो हार्ड मेटल्स में, मेल्टिंग पॉइंट्स में। देखो, एंड मेटल्स अगर मैं बात करूं आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। प्रॉपर्टी का नाम होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब तो मुझे एक चीज बताओ खुद से, मैं बोल रही हूं कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देती हैं, रीजन क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर मैं कहूं कोई भी आपके पास मेटल है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, आयनाइज होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कि मेटल्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से मेटल्स क्या करती हैं? करंट को पास होने देती है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ठीक है, क्या तुम मुझे कोई ऐसी मेटल बता सकते हो जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है? टंगस्टन, हाँ जी। लेड का नाम सुना है? लेड, पीबी। जो लेड होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। क्या होती है? क्या ये बात याद रहेगी कि लेड एक ऐसी मेटल है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। टंगस्टन को फिलामेंट में यूज करते थे ना पहले के टाइम में, जो वो ऑरेंज कलर के बल्ब आते थे, वहां पे जो उसका फिलामेंट बना होता था वो टंगस्टन का बना होता था। वो रेड हॉट हो जाता था जिसकी वजह से हमें करंट दिखता था, वहां पे वो ब्राइटनेस दिखती थी, तो टंगस्टन वहां पे यूज होता था, क्योंकि वो क्या कर रहा है? हीट हो जाता है। क्लियर हुई? क्या इतनी बात समझ आई? ये तो हम फेमिलियर है इन बातों से, तो क्लियर। चलिए, अगर इतनी बात समझ आती है तो ये देखो कि मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। अब मुझे तुम बताओ डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। मतलब मैं डेंसिटी को अगर डिफाइन करूं तो मैं कहूंगी डेंसिटी होती है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब तुमसे मेरा क्वेश्चन ये है कि मेटल की हाई डेंसिटी है, हमने रट लिया, क्यों होती है? हाँ सोचो सोचो। पार्टिकल्स पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, हाँ जी, वॉल्यूम कम, और वॉल्यूम और डेंसिटी याद रहेगा कि अगर मैं मेटल्स की बात करूं, मेटल्स क्या होती है? मेटल्स होती है सॉलिड, जनरली सॉलिड ना, और सॉलिड के केस में पैकिंग उसकी इफेक्टिव होती है। पैकिंग इफेक्टिव का मीनिंग क्या है? पार्टिकल के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग है वो कम होती है। अगर इंटर पार्टिकल स्पेसिंग कम है मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर मैं कहूं वॉल्यूम कम है, इसका मीनिंग क्या कि डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे से कैसे हैं बच्चे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम कम होने का मीनिंग क्या है? डेंसिटी हाई होगी। इसीलिए बोला जाता है कि जो मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है। क्या ये बात समझ आई कि वॉल्यूम कम है, इसका मीनिंग क्या? डेंसिटी होती है इनकी हाई। क्लियर हो गई बात? कॉन्सेप्ट समझ आया? नेक्स्ट, मेटल्स हार्ड होती है। हमें पता है कि ऑल मेटल्स आर हार्ड, बट देयर आर एक्सेप्शन एज वेल ना। ग्रुप 1 में मेटल होती है, ग्रुप 1 जो अभी पढ़ा हमने वहां पे सोडियम पढ़ा, पोटेशियम पढ़ी, रुबीडियम पढ़ी, सीजियम पढ़ी। ये मेटल क्या होती है? सॉफ्ट होती है। ठीक है, तुम बताओ। क्योंकि उसका क्या होता है? सॉफ्ट होती है, वॉल्यूम ज्यादा घेरेगा। ठीक है, क्या ये बात समझ आई?
कि अगर मैं बात करूं इनमें से जैसे रुबीडियम या सीजियम की, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि अगर आप इन्हें अपने पाम पे रखोगे ये मेल्ट हो जाएंगी। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स बोला जाता है इन्हें। क्या बोला जाता है? लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स। गैलियम भी होती है, ठीक है। मैं तभी तो कह रही हूँ तुमसे बड़े, तुम मुझे थोड़ा बताओ, ठीक है। अब देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है मेटल्स का होता है, बट एक्सेप्शन में फिर से लिख लो। एक्सेप्शन में कौन होता है बताओ? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, गैलियम एंड लिथियम भी होती है, ठीक है। ये सारी जो मेटल है सॉफ्ट है। क्यों सॉफ्ट है? अगर आप इन्हें अपने पाम पे रखोगे ये मेल्ट हो जाती है इजिली, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होगा तो इजिली मेल्ट हो रही है। अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता क्या ये मेल्ट हो पाती? क्या आयरन मेल्ट हो जाता है? जिंक मेल्ट हो जाती है? नहीं ना, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं उनके बहुत ज्यादा, तभी तो वो हार्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो तुम्हें मेल्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। बट इन मेटल जो सॉफ्ट मेटल्स होती है इनको हीट करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड अ वेरी मिनिमल टेम्परेचर। उतना ही थोड़ा टेम्परेचर अगर आप प्रोवाइड कर देंगे तो ये मेटल क्या हो जाएंगी? मेल्ट हो जाएंगी। बात समझ आई? क्या ये बात क्लियर है? अब देखिए कि हमने कहा मेटल्स जो होती है, ये तो प्रॉपर्टी हो गई मेटल्स की कि मेटल्स होती है मेलिएबल, मेटल होती है डक्टाइल, और क्या पढ़ा? एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि मेटल सोनोरस होती है, मेटल लस्ट्रस होती है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल सोनोरस है, मेटल लस्ट्रस है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, रिजिड है। ये सारी प्रॉपर्टी होती है ना मेटल्स की। बेसिक प्रॉपर्टी याद हो जाएंगी, क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। अगर मैं बात करूं आपकी नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स में वही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम मुझे ये बताओ नॉन मेटल कहां से कहां पड़ी थी? 13 to 18 वाली पड़ी थी। अब देखो जरा, अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं, कौन कौन है 13 में? कौन कौन पाया जाता है? बोरोन से शुरू होते, बोरोन, एल्यूमिनियम, गीलियम, इंडियम एंड थीलियम। अब जरा एक एलिमेंट पे नजर मारो, बोरोन पे। अगर मैं बात करूं इस बोरोन की एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। इतना हमें पता है, एटॉमिक नंबर 5 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2, 2s2, फिर क्या भरा जाएगा? 2p। 2p6 क्यों होगा? देखो 1s2, 2s2, 4 तो इलेक्ट्रॉन भर दिए तुमने, एक ही तो बचा, तो मतलब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चा? 1 है ना। 5 मतलब पहले भरी जाती है 1s। भरते कैसे? n+l रूल के अकॉर्डिंग, पहले 1s फिर 2s फिर 2p। 1s s ऑर्बिट, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते, पहले 1s2 फिर 2s2 फिर 2p। बचा कितने इलेक्ट्रॉन? 5 भरने थे, 4 भर दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब 2p1। ठीक। अगर मैं बात करती हूं एल्यूमिनियम की, ये एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। अरे सुनाई तो देना चाहिए, इतना तो जोर की बोलो। एटॉमिक नंबर 13 मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ठीक है बेटा, 3s2, 3p1। एल्यूमिनियम के बाद जब गीलियम आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4p1। एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम में 4p1। क्या ग्रुप में पाया जाता है ना उस पूरे में, ठीक है। 3p1, देन नीचे 4p1, देन इंडियम की 5p1, थीलियम के लिए 6p1। तो ध्यान से देखो, मैंने कहा कि इसमें जो वैलेंस शेल है वो 2s और 2p, इसमें जो वैलेंस शेल वो क्या है? 3s और 3p। देखो n का वैल्यू होता है ना वैलेंस में, सबसे बाहर का शेल n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, तो सबसे बाहर का शेल क्या है? n बराबर 2। n बराबर 2 में क्या क्या आ रहा है? 2s पे आ रहा है, 2p भी,
n बराबर, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे देखो कि n वैल्यू बराबर 2, n वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बराबर 2, तो क्या क्या इंक्लूड कर रहा है ये 2s भी, और यहाँ पे n वैल्यू बराबर 3 मतलब 3s, और सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s2 और 4p1, यहाँ पे 5s2 5p1। क्या इतनी बात समझ आई? तो इसके केस में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, देखो n s, s तो हमेशा फील्ड है, दो ही तो इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें, मतलब ns2 np1, है ना, ns2 np1। बेटा ns2 भी तो डालोगे ना, n की आउटर मोस्ट लिखोगे तो आउटर मोस्ट शेल, अगर मैं पूछूं आउटर मोस्ट बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल कितने, 3 बताओगे, एक क्यों बताओगे? अच्छा तुम्हें वो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है 9th में जो करी थी 288, आती है? तो मतलब इसकी अगर मैं वो कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो यही तो लिखूंगी 23 लिखूंगी ना, 221 तो नहीं लिखूंगी, समझ गए? ये लिखने है ना, मतलब वहां कहते हैं ये की शेल है, ये एल शेल है, ये बोलते हैं बेटा। तो की शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 1, एल के लिए कितनी होती है, क्लियर होगी बात? n की वैल्यू 1 मतलब 1s, n की वैल्यू 2 मतलब 2s और 2p। तो कितने वैलेंस है बोरोन में बेटा, 3। एल्यूमिनियम की बात करोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है 283, यही बनती है ना बेटा, 13 होते हैं ना, 2 8, पहले डुप्लेट फिर ऑक्टेट, फिर ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, 288 यही होती है ना। तो यहाँ पे ये पहले की शेल, ये एल शेल, ये एम शेल, यही होता है। तो 3 बराबर मतलब n बराबर 3 मतलब तुम्हारी एम शेल है, अगर तुम्हारी ये एम शेल है मतलब n बराबर 3 है मतलब 3s और 3p, समझ आ गई? क्लियर? अब देखो ये ग्रुप 13 था, सिमिलरली ग्रुप 14 में मैंने लिखवाया कार्बन वाली फैमिली, ग्रुप 14 की बात करोगे तो कार्बन फैमिली, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोरोन से अगला कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे देखो 1s2 2s2 2p2, यही लिखोगे ना। अब देखो जरा यहाँ, अगर मैं तुम्हारी वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखूं जो तुमने पहले पढ़ी थी एटम एंड मॉलिक्यूल में, तो मतलब वो कहती है ये 2 और 4, यही बोलेगी ना। तो मतलब ये कितने वैलेंस बताती है बेटा, 4, 4 ना, तो ये भी कितने बता रही थी 4, ns2 np2, चेक। कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, यही होता है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ऐसा ही लिखेंगे ना बच्चे, है ना, ns2 np2 2 8 कितना, इसको लिखोगे तो इसको ये वही हो जाएगा 284, क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट ग्रुप में अगर मैं मूव करती हूं फटाफट, ग्रुप 15 की पहला एलिमेंट क्या, नाइट्रोजन, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 2s2 2p3, यही होती है ना बच्चे। अब देखो जरा 1s2 2s2 2p3, तो यहां पर इसकी एक और कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 25 25, ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ना हमें, 25 मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5। अब इसके नीचे जो फास्फोरस आता है वो होता है 15, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ns2 np3, है ना। अगला जो फैमिली होता है वो कौन सा होता है, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 का पहले एलिमेंट बताना मुझे जरा, ऑक्सीजन ना,
मतलब अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4, ये होती है ns2np4 ns2np4। सिमिलरली सल्फर की बात करोगे एटॉमिक नंबर होता है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ns2np4 है ना। ये ग्रुप नंबर 16 की बातें हो गई। 17 और 18 भी देख ले। देखो अगर मैं बात करती हूं आपसे ग्रुप नंबर 17 की, यहां देखो ग्रुप नंबर 17 और लिख लो। पहला एलिमेंट फ्लोरीन, मतलब ये होता है 1s2 2s2 2p5, क्या हो गई ns2np5, है ना। इसके नीचे आता है क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ns2np5। एंड लास्ट वन में np6 हो जाएगा, इनर्ट है ना, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है ना बेटा। तो अगर तुम ग्रुप 18 की देख लो जरा फटाफट, यहाँ पे ग्रुप 18 देखो। ग्रुप 18 में पहला एलिमेंट हीलियम, हीलियम कॉन्फ़िगरेशन होती है एटॉमिक नंबर होता है 2, मतलब ये 1s2। फिर नेक्स्ट देखो नियोन, एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6, ऐसा कुछ। तो तुम ध्यान से इस बोर्ड को ऑब्जर्व करो, हर एक ग्रुप को ऑब्जर्व करना ध्यान से। और तुम जरा ध्यान से यहां देखो, ग्रुप 13 में आउटर कॉन्फ़िगरेशन थी ns2np1, है ना। ग्रुप 14 में कॉन्फ़िगरेशन थी ns2np2, ग्रुप 15 में कॉन्फ़िगरेशन थी ns2np3, ग्रुप 16 में कॉन्फ़िगरेशन थी ns2np4, ग्रुप 17 में कॉन्फ़िगरेशन थी ns2np5 एंड 18 में कॉन्फ़िगरेशन है ns2np6। मतलब p में तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 to 6 की तो बातें करोगे। तो अगर मैं इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखोगे बेटा, ns2np 1 to 6। ns में तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ns में तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। p में 1 से शुरू होके कहां तक खत्म हुए, 6 तक, 6 इलेक्ट्रॉन के फिलिंग की। मतलब इसकी अगर मैं बात करूं तुमसे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, यहां लिख लेते हैं, स्टार लगा के लिख लेना, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, ns2np1 to 6। p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 से 6 तक। क्या बात समझ आई। अगर मैं डायरेक्ट लिख देती तो शायद समझ ना आता कि ns2np1 to 6 होती है, रट लो। क्या अब समझ आया, एक एक ग्रुप की समझाई तो समझ आ गया कि ग्रुप नंबर 13 की अगर आपसे पूछे तो कोई क्या होगी, ns2np1, 14 की पूछे तो ns2np2, 15 की पूछे तो, 16 की पूछे तो 17 np5। मतलब हमारा पूरा जो p ब्लॉक है इसको बोलते हैं पूरा p ब्लॉक एलिमेंट। तुम्हें पीरियोडिसिटी में बहुत कम आई की बात, ये पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक एलिमेंट्स में पूरा p ब्लॉक है। p ब्लॉक बोली तो तुम्हारी नॉन मेटल, नॉन मेटल में कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है ns2np1 to 6। समझ गए कैसे होती है ये 1 to 6, दिस मच क्लियर। बढ़े आगे, चलो ये तो जनरल प्रॉपर्टी तुम्हें भी आती होंगी, ये तो बहुत आती है हमें, है ना। देखो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, पहली प्रॉपर्टी ब्रिटल होती है नॉन मेटल, अगर आप उसे फेंकोगे तो टूट जाएगी, पीसेस में ब्रेक हो जाएगी, ये ब्रिटलनेस होती है। अगला नॉन डक्टाइल, कि अगर आप नॉन मेटल में कहूं तुम कार्बन की वायर बना दो तो क्या बना दोगे, सल्फर की वायर बना दो, सल्फर पाउडर्ड फॉर्म में पाया जाता है ना बच्चे, मतलब वो क्या नॉन डक्टाइल ब्रिटल होते हैं, तभी तो पाउडर्ड बन जाते हैं वो। नॉन वेलिएबल,
नेक्स्ट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। पर क्या हम कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल जिसके एलोट्रॉप एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है एंड C60 फुलरीन होती है। कौन कौन से? 3 आइसोटोप होते हैं बेटा, तुम पढ़ोगे इसे चैप्टर नंबर 4 में। डायमंड होता है, ग्रेफाइट होती है एंड C60 फुलरीन होती है। चेक। अब देखो हमारे काम के सिर्फ ऊपर वाले 2 हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। तीसरे से हमें मतलब नहीं। अभी फुटबॉल जैसा, सॉक्सर बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। देखो मैंने क्या कहा कि जो नॉन मेटल होती है ना बेटा, वो पुअर कंडक्टर होती है या बैड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। चेक। पर कुछ ऐसी, डायमंड को हम उसमें यूज करते हैं ना, शीशे को काटने के लिए जो कटर्स आते हैं, उसमें हम डायमंड यूज करते हैं शार्प ऑब्जेक्ट्स को काटने के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। चेक। एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एज वेल। बट दोनों क्या है? कार्बन है। कार्बन के ही फिजिकल फॉर्म से एलोट्रॉप्स है। दोनों कार्बन के फिजिकल फॉर्म से एलोट्रॉप्स है, मतलब नॉन मेटल है, तो एक्सेप्शन हो गया। ये बात हमें पता है। चलिए नेक्स्ट इज नॉन लस्ट्रस। डल होती है, शाइन नहीं करते नॉन मेटल, डल सरफेसेस होती है। बट अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं, ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है, जब तुम इसे शार्प करते हो, जो निब आती है बाहर, वो ग्रेफाइट की होती है, थोड़ी शाइनी होती है ना। तो मतलब ग्रेफाइट जो है वो शाइनी होता है, और आयोडीन सॉलिड होती है। आयोडीन सॉलिड होती है ना रूम टेम्परेचर पे। आयोडीन इज अ नॉन मेटल। आयोडीन की बहुत शाइनी होती है, बॉल्स होती है आयोडीन, बहुत शाइनी बॉल्स आती है। तो आयोडीन भी क्या है? डायमंड भी शाइनी होता है, बट वो नॉर्मल नहीं होता ना। क्या इतनी बात समझ आई? अगला सॉलिड। डायमंड सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। सॉलिड, सॉरी सॉफ्ट आएगा यहाँ, ये सॉफ्ट कर लेना कि नॉन मेटल सॉफ्ट होती है, पर डायमंड हार्ड होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। क्लियर? अगला लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है 3730। एंड लास्ट वन इज लो डेंसिटी, बट आयोडीन जो होती है सॉलिड होती है। सॉलिड होने की वजह से इसका डेंसिटी क्या होता है? हाई होता है। बात समझ आई? ये तो हमें समझना है, पढ़ना है, याद रहेगा। ये ऑलमोस्ट हम याद भी रख सकते हैं, हमें याद भी है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। डन। हम अगर डिफरेंस करना चाहें तो कर सकते हैं कि मेटल्स आर मेलिएबल, नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल। मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। मेटल लस्ट्रस होती है, नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ये हमने पढ़ लिया। अब लेट्स मूव टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो सबसे पहले जो हमें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है वो किसकी पढ़नी है? मेटल्स की। अब देखो सबसे पहले लिखा है कि मेटल्स जो होती है वो कैसी होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्या मुझे तुम एक वर्ड बताओगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। याद है जब हमने रिडॉक्स पढ़ा था तो हमने वहां पे पढ़ा था ऑक्सीडेशन एक टर्म होती है, और हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का भी जिक्र किया था। हमने कहा कि जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग क्या है? दैट दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, that they have tendency to lose electron, tendency to lose electron।
अब तुम मुझे बताना, अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो सोडियम से कितने इलेक्ट्रॉन तुम लूज कर सकते हो? 1। क्यों? आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बात समझ आ गई। तो Na से प्लस बनेगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, क्योंकि ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है? ग्रुप 2 में, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। तो इससे अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम 2 प्लस बनेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 1, क्योंकि ये तो अल्कली मेटल है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। 4s जो बाहर की शेल थी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही तो लूज कर सकते हैं। पोटेशियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1। सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? टॉप टू बॉटम अगर आप ग्रुप में मूव करते हो तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहते हैं। मतलब मैं कहूं लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम के, रुबिडियम के या सीजियम के, सब में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1। मतलब इन मेटल्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 1। अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, स्ट्रोंशियम की और बेरियम की, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? सब में 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम विद इन अ ग्रुप। अगर मैं बात करूं बेरिलियम की या स्ट्रोंशियम की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 ही होंगे। अगर मैं बात करूं लिथियम की, रुबिडियम की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 ही रहेंगे, क्योंकि सेम ग्रुप के एलिमेंट है। बात समझ आई? मतलब इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1। तो अगर मैं वहां से बात करूं पोटेशियम, पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 1। तो पोटेशियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो K++ इलेक्ट्रॉन बनेगा, K++ इलेक्ट्रॉन बनेगा। अगर मैं बात करूं तुम्हारी स्ट्रोंशियम की, तो स्ट्रोंशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? राइट। क्या ये बात समझ आई सारी कैसे लिखी, और कितने इलेक्ट्रॉन और कैसे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आ रहा है? मतलब मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और जो ये टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन होती है उसे क्या बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। इज दिस क्लियर? कि मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिकॉज दे डू हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्लियर? देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की वो हमें पढ़ना है देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स का रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब जरा मुझे तुम बताओ, तुमने तो ये चैप्टर पढ़ लिया, अगर मैं बात करूं मेटल्स की, उनका अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन स्टडी करना है तो क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। अब मैं तुमसे अगला क्वेश्चन करती हूँ कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा, एसिडिक या बेसिक? ऐसा क्यों? देखो जरा, अगर मैं बात करूं एग्जांपल देखो, अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? K2O, बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो यहां पर इसको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, तो हम हाफ लिख दूं यहां पे, सॉरी, इसकी बैलेंसिंग करो, यहां पे 2 लिखोगे तो यहां पे 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है, हो गई बैलेंसिंग। अगर मैं बात करूं सोडियम की, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाएगा Na2O, ठीक है। अब जब इस Na2O को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? इस Na2O को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? NaOH, यही बनेगा, यही बनेगा NaOH। और NaOH कैसा होता है? बेसिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। कैसे पता लगे? OH माइनस देता है। क्या हम किसी इंडिकेटर से टेस्ट नहीं कर सकते?
रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा। अगर इसके आपको सोल्यूशन में मैं लिटमस पेपर डालूं रेड लिटमस, तो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में। मतलब दिस विल चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। अब तुम खुद सोचो कि ये मेटल्स हैं, इनको सीधा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, बन गया मेटल का ऑक्साइड। और मैं कहूं जो ये मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर के। क्या सारे के सारे ऑक्साइड सिंपली रिएक्ट कर जाएंगे मेटल के साथ? हाँ, सारे के सारे ऑक्साइड क्या नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट कर जाएंगे? सोचो। अगर मैं तुमसे बात करूं, देखो जरा, तुमसे अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन शो कर सकते हैं। पर अगर मैं तुमसे बात कहूं तुम्हारे पास है आयरन और तुम्हारे पास है कॉपर, या तुम्हारे पास जिंक ले लो, तुम इसको ले लो जिंक, क्या ये रिएक्ट करेंगे रूम टेम्परेचर पे? हीट करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। कि अगर मैं बात करूं जिंक की, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? ZNO बन जाएगा, ये हीट करके बनेगा। आयरन की क्या बनता है? आयरन की ऑक्सीजन से रिएक्शन से क्या बनता है? Fe की ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? डॉट वाला कंपाउंड है ना? याद है हमने पढ़ा था Fe3O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड, जहां पे Fe और Fe2O3 दोनों प्रेजेंट होते हैं। याद करो, रिडॉक्स में पढ़ाया था मैंने ये चीज। इसको बैलेंस कर लेना, इसको मतलब ये आ जाएगा आपका 3Fe प्लस 2O2 गिव राइज टू Fe3O4। तो इसको ऐसे लिख लो। तो अगर मैं इसकी बात करूं Fe3O4 की, तो Fe3O4 में आयरन किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? मतलब ये Fe3O4 क्या है? FeO एंड Fe2O3, यही है ना, +2 एंड +3 वाला, ठीक है। क्या ये बात याद रहेगी कि अगर मैं रिएक्शन की स्टडी करूं कि हर एक मेटल ऑक्सीजन से नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्ट नहीं करती, अब मुझे बताओ कॉपर की रिएक्शन करानी ऑक्सीजन से, क्या बनेगा? CuO करेंगे ना, क्योंकि वो अभी मैं पढ़ाऊंगी रिएक्टिविटी सीरीज, तो तुम देखोगे सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, कि ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है। ये क्या होती है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स। क्या होती है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये रिएक्ट करती है, फिर जैसे थोड़ा थोड़ा नीचे जाओगे मॉडरेटली रिएक्टिव में आ जाते हैं ना जिंक और आयरन, मॉडरेटली रिएक्टिव। ये हाइड्रोजन से भी नीचे होती है कॉपर, इसको तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ेगा तब तुम्हारा CuO बनेगा। समझ गए? ये बेसिकली हम अगर मैं देखूं तुमसे, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या लगाओगे तुम इसमें? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या लगाओगे कि सबसे ज्यादा तो रिएक्टिव ये मेटल्स है, मतलब सबसे ज्यादा पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, ये हो गया, देन आपका जिंक, देन आयरन, देन कॉपर। ये तो लगाओगे, बात समझे? क्योंकि ये टॉप में है, ये तो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट कर गई। फिर आपको जिंक के लिए थोड़ा हीट करना पड़ेगा, आयरन को करने के लिए बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, और कॉपर के लिए तो और भी ज्यादा। जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तभी वो रिएक्शन देगी। ऐसा क्यों? जो जितना ज्यादा रिएक्टिव वो इतना इजीली रिएक्ट कर जाएगा,
उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो कम रिएक्टिव है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा उसको रिएक्ट कराने के लिए। क्या बात क्लियर है? बोलो बोलो, क्या बात समझ आई? देखो नेक्स्ट इज योर रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज सबको पता है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें मेटल को अरेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे देखो टॉप में जो मेटल्स है वो हाईली रिएक्टिव है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी मेटल को अरेंज कर रहे हो। अब देखो जरा, अभी जो मैंने बात की थी कि यहाँ पे मेटल कौन सी थी, पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, जिंक, देन आयरन, एंड यहाँ पर ये मेटल थी कॉपर, यही था ना, अभी यही पढ़ा था। मतलब ये जो रिएक्टिविटी है, हमने कहा कि टॉप की जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है, जैसे जैसे आप नीचे आओगी आपकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चा, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब मैं कहूं ये जो मेटल है ये हाईली रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या है, एक रेफरेंस मान लिया गया है, रेफरेंस क्या है मेरी, हाइड्रोजन। तो जो ये नीचे वाली मेटल्स होती हैं, कॉपर हो गया, मर्क्यूरी होगी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इनको तो क्या बोल देते हैं हम, नोबल मेटल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स, क्योंकि बहुत ही कम रिएक्टिव होती है, वेरी वेरी लो रिएक्टिव मेटल्स होती है, रिएक्ट ही नहीं करती, इनर्ट होती है। तो ये मेटल बहुत कम रिएक्टिविटी में और हाइड्रोजन के नीचे लाई करती हैं। मतलब मैं कहूं जब टॉप टू बॉटम तुम मूव कर रही हो विद इन अ पीरियोडिक टेबल, तो आपकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ऊपर टॉप की मेटल्स है जिनकी रिएक्टिविटी हाई है, यहां पर जो ये मेटल्स हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव हो जाती है, ये टॉप, ये मॉडरेट, ये लो, ये रेफरेंस हाइड्रोजन। क्या बात समझ आई कि ये जो मेटल्स होंगी ये क्या होंगी, मॉडरेटली रिएक्टिव। मतलब इनकी रिएक्शन कराने के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत तो हीट या प्रेशर देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? रिएक्टिविटी सीरीज इज क्लियर? तो अभी जो हमने रिएक्शन देखी थी कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, हमने वहां पे क्या देखा था, सबसे ज्यादा देखो मैंने देखा था पोटेशियम, सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम। इनकी जो रिएक्शन हो रही थी वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो गई थी। रूम टेम्परेचर पे होने का मतलब है कि ये मेटल हाईली रिएक्टिव होती है, इसलिए रिएक्ट कर गई, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना लिया इन्होंने। पर जब मैंने देखा जिंक और आयरन की, तो मैंने उन्हें हीट किया, रिएक्ट कराने के लिए हीट किया, क्योंकि ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, ना तो बहुत हाई ना बहुत लो, बीच में मीडियम। तो इनकी रिएक्शन कराने के लिए मुझे थोड़ा बहुत हीट करना पड़ेगा। बट जो नीचे वाली मेटल्स हैं जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, ये मेटल क्या है, हम गोल्ड पहनते हैं ना, सिल्वर भी पहन लेते हैं, प्लैटिनम की भी ज्वेलरी पहनते हैं। अगर वो ऑक्सीजन से ऐसे ही रिएक्ट कर जाती तो क्या तुम पहन पाते, है ना? अगर सोचो कि ये जो मेटल जो तुम डेली यूज में पहन रहे हो एज अ ज्वेलरी, एज एन ऑर्नामेंट तुम यूज कर रहे हो, क्या अगर ये मेटल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती, एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन ही है, हम यहाँ बैठे हैं ऑक्सीजन है, अगर ये रिएक्ट कर लेती तो क्या पहन पाते, क्या तुम सोडियम पहन पाते हो, मैग्नीशियम? क्यों, बहुत रिएक्टिव है। इनको पहन इसलिए पा रहे हो क्योंकि ये क्या है, नोबल है, लीस्ट रिएक्टिव है, इनर्ट फॉर्म में पाई जाती है नेचर में। समझ गए? तो हमने इनकी रिएक्टिविटी ऑब्जर्व करके क्या बना दी, एक रिएक्टिविटी सीरीज डिजाइन कर दी कि टॉप में जो मेटल तो हाईली रिएक्टिव, जैसे जैसे नीचे जाओगे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इज दिस क्लियर? अब समझ आया रिएक्टिविटी सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें बताती है कौन सी हाईली, कौन सी लो रिएक्टिव।
क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं, हमने जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी इसकी लाइन टू लाइन अगर मैं बात करूं यूजफुलनेस, पहली यूजफुलनेस क्या है कि जो टॉप में मेटल है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव, एंड जो नीचे मेटल्स है वो क्या है, लो लीस्ट रिएक्टिव। ये मैंने बताया अभी कि टॉप की मेटल हाईली रिएक्टिव, नीचे की मेटल लीस्ट रिएक्टिव। अब देखो, अभी मैंने कहा कि एक हाइड्रोजन रेफरेंस थी, हाइड्रोजन एक रेफरेंस थी, हाइड्रोजन के ऊपर मेटल थी जैसे जिंक थी, आयरन थी, इसके नीचे मेटल थी जैसे कॉपर है, मर्क्यूरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये सारी थी। अब देखो यहाँ क्या क्या कहा गया है कि मेटल्स विच हैव बीन प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं। तुमने पढ़ा होगा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें क्या करते हैं हम, मोर रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल से रिप्लेस, सॉरी, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर मैं कहूं क्या आयरन और हाइड्रोजन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन, आप कहोगे आयरन, मतलब आयरन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, कर सकती है। अगर मैं कहूं जिंक, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, मतलब जिंक डिस्प्लेस कर सकती है हाइड्रोजन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। पर अगर मैं बात कहूं कॉपर की, कॉपर कहां लाई करता है, बिलो दिस हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अगर हाइड्रोजन के नीचे लाई करती है कॉपर, तो क्या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। मतलब मैंने कहा ये ऊपर ये नीचे, हाइड्रोजन अगर ऊपर मतलब हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव, कॉपर कम रिएक्टिव। अगर हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव और कॉपर कम रिएक्टिव, तो क्या हाइड्रोजन को कॉपर डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं। समझ आ गई? तो ये वही बात लिखी है कि मेटल जो बिलो है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकती। क्लियर? अगली बात क्या है कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब अगर मैं कहूं क्या आयरन, यहां पर क्या आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, हाँ, मतलब मैं कहूं आयरन है वो क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, आप कहेंगे हाँ, क्योंकि जब मैं रिएक्टिविटी सीरीज पे नजर डालूंगी तो मुझे पता लगेगा आयरन ऊपर लाई करती है, कॉपर नीचे, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव होती है कॉपर की कंपैरिजन में। मतलब आयरन की अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। पर अगर मैं कहूं कि क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, क्या ये पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल थी। क्यों नहीं पॉसिबल है कि कॉपर और आयरन की जब मैंने पोजीशन देखी इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो मैंने ये पाया कि जो कॉपर है वो आयरन से नीचे है। कॉपर कहाँ है, आयरन से नीचे है। कॉपर अगर आयरन से नीचे लाई करता है इन द रिएक्टिविटी सीरीज, इसका मीनिंग ये है कि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। और हमेशा याद रखना कि एक मोर रिएक्टिव मेटल, मैंने कहा मोर रिएक्टिव मेटल ही किसको डिस्प्लेस करेगा, कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। ये फंडा है ना डिस्प्लेसमेंट का। तो मतलब कॉपर आयरन को डिस्प्लेस, ये बात समझ आ गई। लास्ट लाइन देखो, मेटल एट द टॉप ऑफ सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। अब देखो, अगर मैं बात करूं तुमसे टॉप में क्या था, बताना टॉप में क्या क्या मेटल होती है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी होती है। अब अगर इतनी ज्यादा रिएक्टिव है तो सोचो इन्होंने किसी से रिएक्शन की होगी, नेचर में तो फ्री स्टेट में तो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, फ्री स्टेट में तो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। पर अगर मैं बात करूं तुम्हारी किसकी,
सिल्वर की, गोल्ड की, प्लैटिनम की, ये तो बहुत कम रिएक्टिव है, नोबल मेटल्स होती है, मतलब किसी से रिएक्ट ही नहीं करती। तो क्या ये नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाएंगी? हाँ, मतलब लीस्ट रिएक्टिव मेटल मैं कहूं कि जो बॉटम ऑफ सीरीज में मेटल होती है वो क्या होती है? लीस्ट रिएक्टिव। और कैसे पाई जाती है? फ्री स्टेट में नेचर में। कैसे पाई जाती है? फ्री स्टेट में नेचर में। बट जो टॉप में मेटल है, टॉप में कौन कौन सी मेटल है? जैसे मैं बात करूं पोटेशियम की, सोडियम की, मैग्नीशियम की या कैल्शियम की, ये सारी मेटल्स है। ये मेटल क्या है? वेरी रिएक्टिव। तो कभी भी ये फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगी, बल्कि किस फॉर्म में पाई जाएंगी नेचर में? कंबाइंड फॉर्म में। ये किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड फॉर्म कर लेंगी, इस फॉर्म में ये नेचर में पाई जाएंगी। इज दिस क्लियर? मतलब ये बातें हमें कौन बता रहा है? रिएक्टिविटी सीरीज बता रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज को देख के हम क्या क्या सीख सकते हैं। पहली बात हम ये सीख सकते हैं कि कौन सी टॉप में, कौन सी बॉटम में मेटल है। सेकेंड चीज आप ये सीख सकते हैं कि अगर हमारी मेटल टॉप में है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती है वाटर में से, या मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लूं या कोई भी मैं डाइल्यूट एसिड लूं कंटेनिंग हाइड्रोजन, तो मतलब वो मेटल तो डिस्प्लेस कर देगी हाइड्रोजन को, गिविंग अ हाइड्रोजन गैस। पर अगर मैं बात करूं कोई ऐसी मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे लाई कर रही है, मतलब वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हो गई, तो ऐसी मेटल अगर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो क्या वो डिस्प्लेस कर पाएगी? नहीं। देन हमने देखा कि दो मेटल को कंपेयर कैसे करें। अगर मैं कहूं आयरन और कॉपर की, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव? आयरन। तो आयरन अगर ज्यादा रिएक्टिव, तो कॉपर सल्फेट मतलब लेस रिएक्टिव मेटल की सॉल्ट सॉल्यूशन से वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। दिस इज अ फंडा ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन लास्ट में मैंने देखा कि टॉप में जो मेटल है वो रिएक्टिव है, वो फ्री स्टेट में पाई नहीं जाती, वो हमेशा किसी ना किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है नेचर में। बट जो नीचे मेटल लाई करती है वो क्या होती है? हमेशा फ्री स्टेट। क्या ये बातें याद रहेंगी? अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आता है, क्या हम लगा देंगे? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर क्या होता है? पानी के साथ रिएक्शन। अब देखो, अगर मैं बात करूं रिएक्शन विद वाटर की, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब तुम खुद ही सोचना, मैंने कहा सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती है। तो सबसे पहले तो मेटल है वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगी? मेटल का हाइड्रोक्साइड। मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। देखिए जरा, अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, टॉप रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम मेटल अगर वाटर से रिएक्ट की, क्या बनाएगी? पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। अब वाटर कैसा लेना है ये डिपेंड कर रहा है। मतलब मैं कहूं कि आप वाटर किस स्टेट में लेंगे, किस टेम्परेचर पे लेंगे, या तो कोल्ड वाटर लोगे या आप हॉट वाटर लोगे, या उस मेटल की आप रिएक्शन कराओगे स्टीम के साथ। ये तीन ही तो कंडीशन हो सकती है। कोल्ड वाटर मतलब टेम्परेचर बहुत कम, कोल्ड वाटर मतलब सबसे लेस टेम्परेचर पे वाटर होगा। देन अगर आप जैसे जैसे हॉट और स्टीम में जाते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता है। अगर मैं फंडा देखूं इन सारी रिएक्शन का, तो सिंपल सा फंडा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनको तो किसी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो तो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट कर गई। अगर मैं बात करूं हाईली रिएक्टिव मेटल, जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम की, सोडियम की, कैल्शियम की, ये तो बहुत रिएक्टिव है, रिएक्टिव है ना।
ये तो रिएक्ट कर जाएंगे एकदम कोल्ड वाटर के साथ और बना लेंगे अपना मेटल का हाइड्रोक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे एक एक करके। पर अगर मैं बात करूं तुम्हारी मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम कर तो जाती है कोल्ड वाटर से, बट हॉट वाटर से उसकी विगरस रिएक्शन हो जाती है। कोल्ड वाटर से रिएक्ट करोगे तो टाइम लेगी। बात समझ आई? मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करती है? मोस्टली हॉट वाटर से। और बताओ आगे क्या होती है? जिंक है, एल्यूमिनियम है, और क्या है? आयरन है, कॉपर है। क्या कॉपर रिएक्ट करेगी? नहीं, कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करेगी। देखो अगर मैं बात करूं जिंक की, एल्यूमिनियम की, आयरन की, इनके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? हॉट वाटर ना देके हमें स्टीम देनी पड़ेगी। अब देखो आयरन तो जिंक और एल्यूमिनियम से भी नीचे आता है ना? मतलब आयरन तो जिंक और एल्यूमिनियम से अगर नीचे आता है बेटा, तो इनके लिए तो हमारा स्टीम से काम चल जाएगा, इनके लिए तो मेरा स्टीम से काम चल जाएगा। पर जब मैं आयरन की बातें करूंगी ना, तो मुझे मेटल को भी हीट करना पड़ता है। मेटल को भी क्या करना पड़ जाता है? हीट। इसीलिए बोला जाता है आयरन के केस में हम रेड हॉट आयरन पर स्टीम पास करते हैं। किस पे पास करते हैं? रेड हॉट आयरन। देखा है ना, जब आयरन को गर्म करते हो, लोहे को गर्म करते हैं, तो वो कैसा हो जाता है? रेड हॉट हो जाता है। कभी लोहा फर्नेस में गर्म होता देखा है? वो कैसा हो जाता है? रेड हॉट। तो मतलब उसने बहुत हीट किया है उसे। तो जब स्टीम से तुम्हारी ये रिएक्शन तुम्हें आयरन के साथ करानी पड़ेगी, तो आयरन को भी क्या करना पड़ेगा? तुम्हें रेड हॉट आयरन लेना पड़ेगा प्लस स्टीम लेनी पड़ेगी, तब ये रिएक्शन होगी। इतनी बात समझ आई? पर अगर अब मैं बात करूं कॉपर की, कॉपर, क्या कॉपर पानी से रिएक्ट करेगा? हाँ जी बताइए, कॉपर क्या पानी से रिएक्ट करेगा? कॉपर प्लस वाटर, खुद सोच के देखना कि कॉपर हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई करता है या ऊपर? नीचे लाई करता है ना। और अभी हमने जब यूजफुलनेस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज देखी, हमने देखा जो भी एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे लाई करे, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इन सारी रिएक्शन में तुम हाइड्रोजन निकाल रहे हो ना, मतलब हाइड्रोजन का ही डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो, हाइड्रोजन का ही तो डिस्प्लेसमेंट है। पर अगर हाइड्रोजन ही उस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, तो मतलब वो मेटल हाइड्रोजन को तो डिस्प्लेस नहीं कर सकती। मतलब कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, मतलब यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। कॉपर कभी भी पानी से रिएक्ट नहीं करता, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? नो रिएक्शन। क्या इतनी बात समझ आ गई? क्या ये एक समरी समझ आई? ये छोटी सी समरी समझ आई पूरी रिएक्शंस की? वन बाय वन पढ़ेंगे। बस अगर किसी को समरी भी याद है ना, तो ये कोई क्वेश्चन आएगा पानी वाला, तो हम इसे समरी से लगा देंगे, हमें इंडिविजुअल नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। क्या ये समरी समझ आई? हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, ऐसा नहीं होता कि एक एक चीज पढ़ते जाएं। एग्जाम अटेम्प्ट करने का सबसे मेन फंडा समराइज कर दो उसको, उसके कॉन्सेप्ट को, की कॉन्सेप्ट को ऐसे जोड़ लो कि भाई हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। वही तो मैंने किया, पानी की सारी रिएक्शन सारी की समराइज कर दी। अब एक एक रिएक्शन को भी पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्ट हो कैसे रहा है। पर क्वेश्चन तो यहीं से आता है, क्वेश्चन में तो यही पूछेगा कि ये मेटल क्या वाटर से रिएक्ट करेंगी, इनकी कंडीशन क्या है, इसकी रिएक्शन दे देगा क्या होगी। हमने तो की समराइज कर दिया ना, पूरा पूरा वाटर की रिएक्शन समराइज कर ली। समझ गए? जब भी कोई भी ऐसा चैप्टर पढ़ो जहां पे बहुत सारी रिएक्शन हो, तो हमने क्या करना है? समरी निकाल लेनी है उसकी। क्लियर है? तुम्हारे बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा और एनएसएजीएस में तो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना सिलेबस होगा पढ़ने के लिए, हर एक चीज थोड़ी पढ़ पाओगे। हर एक चीज की समरी बनाओ और पढ़ लो, मेन चीज लिखो, पढ़ लो। पढ़े? देखो पहले मैंने पढ़ा कोल्ड वाटर से रिएक्शन, पोटेशियम की, सोडियम की,
बनाएगा मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन, मतलब सोडियम का हाइड्रोक्साइड पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, निकल गई गैस हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए जरा आगे कि अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। कैल्शियम ने जब पानी से रिएक्ट किया बेटा क्या बना? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, यही बना, प्लस कौन सी गैस इवॉल्व हो गई? हाइड्रोजन। अब देखो जरा, अभी मैंने बात की कि मैग्नीशियम के केस में रिएक्शन होती तो है, मैग्नीशियम के केस में कोल्ड वाटर से करता है बट बहुत स्लो करता है, धीरे 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 चलती है वो रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं मैग्नीशियम के लिए? पानी को हीट कर देते हैं, हॉट वाटर ले लेते हैं, या हम लिख सकते हैं बॉइलिंग वाटर ले लेते हैं। यही तो होगा, बॉइलिंग हॉट मतलब टेम्परेचर हाई कर दिया पानी का, बॉयल हो रहा है वो पानी, हॉट वाटर। तो जब ये रिएक्शन की मैग्नीशियम की वाटर से तो क्या बना? MgO प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना और कौन सी गैस निकल गई? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। क्लियर? देन हमने कौन सी रिएक्शन लिखी, कौन सी मेटल का जिक्र किया? हमने कहा जिंक और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, यही लिखा ना भी हमने नोट्स में कि जिंक और एल्यूमिनियम किससे रिएक्ट करते हैं? स्टीम से, टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। जिंक जब पानी से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? ZnO बनता है, जिंक ऑक्साइड है ना, ZnO प्लस कौन सी गैस निकल जाती है? हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, वो भी किससे रिएक्ट कर रहा था, याद करो, स्टीम से। जब एल्यूमिनियम स्टीम से रिएक्ट कर रही थी तो क्या बना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Al2O3, गैस निकली हाइड्रोजन। देन एक लास्ट मेटल का जिक्र किया हमने, कौन से? आयरन। हमने कहा जब आयरन को रिएक्ट करते हो स्टीम के साथ तो आपको क्या करना पड़ता है बेटा? रेड हॉट आयरन लेना पड़ता है, यही याद किया ना कि आयरन के केस में आपको लेना क्या पड़ेगा? रेड हॉट आयरन लेना पड़ेगा, स्टीम प्लस रेड हॉट आयरन। आयरन को भी गर्म करोगे आप ताकि उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, उनको हाई काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। इसीलिए बोला जाता है, इसलिए तुमने आयरन कैसा ले लिया? रेड हॉट आयरन ले लिया। इज दिस क्लियर? क्लियर है? तो जब आयरन ने वाटर से रिएक्ट किया किस फॉर्म में? स्टीम की फॉर्म में। और आयरन कैसा लिया तुमने? रेड हॉट आयरन लिया, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनाया? Fe3O4 प्लस कौन सी गैस? हाइड्रोजन। इसी को क्या बोलते हैं? आयरन 2,3 ऑक्साइड। ये बात समझ आती है 2,3 ऑक्साइड वाली, कि तुम्हारा जो ये Fe3O4 है बेटा, उसमें दो है, FeO और Fe2O3। मतलब यहां पर आयरन +2 में है और आयरन यहाँ पे +3 में है, इसीलिए लिखा जाता है आयरन 2,3 ऑक्साइड। मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 3 दोनों है। इज दिस क्लियर? ये बात हमने रिडॉक्स में पढ़ी थी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते वक्त। आगे देखो, नेक्स्ट लिखा कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तो मेटल रिएक्ट ही नहीं करती, ये भी पढ़ लिया हमने, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव होती है तो ये रिएक्ट ही नहीं करती पानी के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती पानी से। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या ये बन जाएगी? सबसे ज्यादा सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन जिंक, देन आयरन, देन कॉपर। क्या ये बातें बहुत क्लियर हुई? समझ आ गई? हमने सिर्फ एक स्टोरी की तरह याद करेंगे, हम नहीं जाएंगे हर एक रिएक्शन को याद करने। जस्ट जो समराइज मैंने कराया उसी को याद रखेंगे कि इस मेटल में ऐसा करना है, इस मेटल में ऐसा करना है। क्लियर है? स्टोरी याद रहेगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, फिर फर्दर रिएक्शन होकर हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, क्या ये बात याद रहेगी? आगे पढ़े। देखो, अगर मैं बात करूं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स की, डाइल्यूट एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सारे होते हैं, सारे एसिड डाइल्यूट कर सकते हो। हाँ अच्छा, डाइल्यूट क्या होता है? पानी,
अच्छा ठीक है, मतलब डाइल्यूट वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है, हमेशा याद रखना। तुमने कहा कि पानी मिला दो, ऐसी कैसे एक बात हो गई? मैं कहूं तुमने अगर 0.2 मोलर H2SO4 है, तुमने उसमें 50 ml पानी मिलाया, और मैं कहूं तुमने 1000 ml पानी मिलाया, बराबर बात? कॉन्सेंट्रेशन तो अलग अलग होगी बेटा। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट वैल्यूज, कॉन्सेंट्रेशन। पानी तो मिला रहे हो, कितना मिला रहे हो? कॉन्सेंट्रेटेड में भी मैं कहूं बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर तो होता है, पानी तो वहां भी है, व्हाई इट इज कॉन्सेंट्रेटेड? समझे? कितने टाइम्स मिला रहे हो, कितना कॉन्सेंट्रेशन डाउन कर रहे हो, दैट लीड्स टू डाइल्यूशन। क्लियर है? ऐसे नहीं बोलना कि पानी मिला दो तो हो गया डाइल्यूट। चलो बैक टू टॉपिक। टॉपिक कह रहा है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। अब तो मुझे ये बताओ, किसी भी मेटल की अगर मैं एसिड से रिएक्शन करूं तो क्या बनेगा? मेटल का सॉल्ट प्लस कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। तो मतलब मैं कह सकती हूं किसी भी मेटल की अगर मैं रिएक्शन करूं किससे? डाइल्यूट एसिड से, तो बनेगा क्या? मेटल का सॉल्ट प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। क्या ऐसा होगा? हाँ ऐसा होगा, है ना? अब देखो जरा ध्यान से देखना इसको, ये सारी रिएक्शन वही है जो हमें आती है, हमें आती है रिएक्शन। इसने कहा वो वायलेंटली रिएक्ट करती है सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। क्यों रिएक्ट करती है? हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये तो हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसलिए ये तो फास्ट रिएक्ट कर जाती है और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन फास्ट हो जाती है। अगर मैं बात करूं सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। सल्फ्यूरिक से सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम प्लस HCl की, क्या बनेगा? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम की सल्फ्यूरिक एसिड से मैग्नीशियम का सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, कि कैल्शियम HCl से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? बताओ। कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। और अगर मैं बात करूं कैल्शियम की H2SO4 के साथ, क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन। यही होगा। मतलब ये जो मेटल्स है ये बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करती है। ऐसा मीनिंग क्या है कि इन मेटल को जैसे ही तुम एसिड से रिएक्ट कराते हो, देन एकदम से पॉप साउंड आती है हाइड्रोजन इवोल्यूशन की, तो मेटल से एकदम रिएक्ट करके कैसी गैस निकलती है? हाइड्रोजन की गैस। बहुत वायलेंट रिएक्शन होती है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो जाती है, इतनी वायलेंट होती है। ठीक है, पर अगर मैं दूसरी मेटल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल देखो एल्यूमिनियम एंड जिंक, अगर मैं इनकी बात करूं, क्या ये उतनी ही वायलेंटली रिएक्ट करेंगी HCl और H2SO4 के साथ? नहीं करेंगी ना। रीजन? लेस रिएक्टिव। और इनके में क्या बनेगा? अगर मैं बात करूं जिंक की, H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाएगी? जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा? Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। क्या यही होगा? देखो अगर मैं यहां लगा दूं 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 एल्यूमिनियम, और यहां पे 3 हो गई बैलेंसिंग। अब देखो इन रिएक्शन का तो हमें पता है, क्या मैं कहूं कॉपर मेटल भी रिएक्ट करती है H2SO4 के साथ? हाँ जी, सोचो क्यों डाइल्यूट के साथ क्यों नहीं करती? कंसंट्रेशन कम है, डिस्प्लेस नहीं कर सकती, है ना, पानी ज्यादा है। अच्छा देखो आयरन, देखो यहां ध्यान से देखो, पहले आयरन की बात करें, अगर मैं आयरन की बात करूं और किसकी बात करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और HCl के साथ, तो सिमिलरली सॉल्ट्स बनते हैं
बट कम रिएक्टिव है ड्यू टू द रिएक्टिविटी सीरीज। पर अगर मैं कॉपर की बात करूं डाइल्यूट एसिड के साथ, तो वो रिएक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हाइड्रोजन अगर यहाँ लाई करती है तो कॉपर नीचे लाई करता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो रिएक्ट नहीं कर पाएगी। इसीलिए आपको क्या लेना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट में नहीं कर पाएगी। तो मैं लिख सकती हूँ कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4, क्या कोई रिएक्शन होगी? यहाँ क्या लिख दोगे, नो रिएक्शन। अगर मैं बात करूं कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl की, क्या यहाँ कोई रिएक्शन होगी? नहीं, तो यहाँ पर भी क्या होगी, नो रिएक्शन। बात समझ आई? क्यों नो रिएक्शन लिखा? क्योंकि जो कॉपर होता है, अगर आप अपनी रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हो, ये किस में बात करनी है, रिएक्टिविटी सीरीज में बात करनी है आपको, रिएक्टिविटी सीरीज में बात करनी है। रिएक्टिविटी सीरीज जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपकी हाइड्रोजन कहाँ है, ऊपर है, कॉपर हाइड्रोजन से क्या है, नीचे लाई करता है। अगर कॉपर हाइड्रोजन से नीचे लाई करता है, इसका मीनिंग क्या, कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर? तो यहां से सेम हमारे पास एक रिएक्टिविटी ऑर्डर निकल कर आ गया मेटल्स का। क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर निकल कर आया कि सबसे पहले पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर। क्या बात समझ आई? तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया एक, दिस इज आवर रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या है ये, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द मेटल्स। क्लियर है इतनी बात? तो ये तो बेसिक समझ आ गया। एक लास्ट रिएक्शन हमारी कौन सी रह गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि अगर मैं बात करूं कि एक मेटल दूसरी मेटल को क्या डिस्प्लेस कर पाएगी, क्या एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगी विद सॉल्ट सॉल्यूशन? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बात करूं जिंक की FeSO4 के साथ रिएक्शन, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? हमें पता है रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, जिंक की ज्यादा है। तो मतलब इसका अगर मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूं, इसका मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूं, वो क्या हो जाएगा, एक मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट। क्या बनेगा, मोर रिएक्टिव मेटल इस लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट में से इस लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस, और उसकी पोजीशन ले लेती है। मतलब जो ये सॉल्ट बनेगा अब किसके साथ बनेगा, मोर रिएक्टिव मेटल के साथ, प्लस क्या निकल जाएगी मेरी, लेस रिएक्टिव मेटल। उसको डिस्प्लेस कर दिया ना मोर रिएक्टिव मेटल ने। देखो जरा, अगर मैं बात करूं जिंक और फेरस सल्फेट की, तो यहां पर जिंक और आयरन दो मेटल है, किस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है बताना, जिंक की ज्यादा है, आयरन की रिएक्टिविटी कम है। तो अगर जिंक मेटल की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा है, तो जिंक क्या कर देगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। तो अगर डिस्प्लेस कर दिया तो यहां क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस आयरन, ये बन जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। बट अगर मैं कहूं कि आयरन है आपके पास और जिंक सल्फेट है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि क्या आयरन, देखो यहाँ आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है ना जिंक से, तो जिंक अगर ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो क्या आयरन जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता। मतलब यहां पर क्या होगा, नो रिएक्शन। क्या होगा, नो रिएक्शन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जिंक, क्या कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, हाँ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर। क्यों कर देगा, बिकॉज जिंक जो है अगर आप देखिए वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। क्लियर है? तो ये क्या है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर?
तो ये तो बेसिक हमने सारी केमिकल रिएक्शन पढ़ ली, किसकी, मेटल की। बस एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर ले जाते जाते। देखो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी ना, तो ये क्वेश्चन देखना कि व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। हमारे पास ये मेटल्स दे रखी है, वेरी गुड, सी है। हमें क्वेश्चन ने बताया है कि रिएक्टिविटी बतानी है, तो जब हमने इसके रिएक्टिविटी सीरीज देखी, हमने जब रिएक्टिविटी सीरीज देखी तो हमने क्या देखा कि हमारा पोटेशियम सबसे नीचे, देन सोडियम होता है, देन कौन सी होती है हमारी, बताना, एल्यूमिनियम होती है, देन क्या, आयरन, देन कॉपर, देन हमारी लास्ट में जो मेटल आती है सिल्वर। और टॉप टू बॉटम जब तुम मूव करते हो आपका रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपकी टॉप में जो मेटल है ये सारी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और ये मेटल क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपका होमवर्क होगा, दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन क्या कहता है, लिख लो, होमवर्क है। बिल्कुल ऐसा कुछ था, बिल्कुल ऐसा कुछ था, मैं बता रही हूँ ऐसा कुछ था। ये क्वेश्चन तुम्हें करके लाना है होमवर्क में, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी ना। देखो, among the 16 tick and cross marks how many cases are incorrect। आपको बस डिस्प्लेसमेंट चेक करनी है, अपने अकॉर्डिंग बनाना कि होता है तो यस, नहीं होता नो। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा, नो। मैग्नीशियम जिंक को करेगा, हाँ। मैग्नीशियम लेड को करेगा, हाँ। हाँ होना था, गलत लिखा है, मतलब ये उसने इनकरेक्ट मार्क किया है, ऐसे गिनने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करके लाना, क्योंकि हमने पूरा डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया, पूरी रिएक्टिविटी पढ़ ली। इनसॉल्युबल होता ना, ठीक है। तो पूरी रिएक्टिविटी पढ़ ली, डिस्प्लेसमेंट पढ़ ली, रिएक्शन, सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली। तो ये होमवर्क आप करके लाएंगे। हम इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास। फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन मैं आपसे आंसर पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे। सो दिस वाज योर क्लास ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल लेक्चर 1। थैंक यू सो मच।